क्या न्यूटन ने इंडियन फिलॉसफी से कॉपी किया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उनमें कुछ क्राइटेरिया या कुछ कंडीशन में वो इनकम्प्लीट है? कणाद और भास्कराचार्य जैसे यहाँ के इंडियन साइंटिस्ट जो उनसे पहले डिस्कवरी किए थे गुरुत्वाकर्षण का, उस कंसेप्ट में और न्यूटन्स ग्रेविटेशन का जो लॉ है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है? और क्या अगर ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की डिस्कवरी पहले हुई थी तो क्यों हम नहीं जानते और हम उसका इस्तेमाल या मार्केटिंग क्यों नहीं किए, और इसको क्यों जानना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट? इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका ये उद्देश्य नहीं है कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में ये सब चीज़ें थी इसलिए केवल इसको गा गा के महानता हासिल करना नहीं है। हमें अपनी फिलॉसफी या अपने जो भी बुक हैं उनको पढ़ना चाहिए, वो हमारे रिसर्च या डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। चाहे मेडिसिन के क्षेत्र हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजीज के कोई फील्ड हो, सब में हमारे बहुत सारे एशियंट बुक हैं जो हेल्प कर सकते हैं। उसको पढ़ने और समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसा कि विदेशियों का एक प्रोस्पेक्टस है कि जो फिलॉसफी होती है मनगढ़ंत कहानी होती है, ऐसा नहीं होता। फिलॉसफी आदमी किसी तर्कों के आधार बनाता है। अब कितना अच्छा इंसान है, कितना साइंटिफिक है, उसकी फिलॉसफी भी उतनी साइंटिफिक होगी। तो इंडियन फिलॉसफी में आप कह सकते हो ज़्यादातर चीज़ें इमोशन और अलंकार, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जिनसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये चीज़ें मनगढ़ंत हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में किसी भी स्क्रिप्ट या कहीं बुक से जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, रूढ़िवादिता और पाखंडों को छोड़कर जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल हमारी फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, उसे पढ़ेंगे तो साइंटिफिक है। उसके समझने का तरीका हमें नहीं पता है क्योंकि हम उस एजुकेशन सिस्टम से ट्रेंड नहीं हुए हैं। तो बात करते हैं, जब न्यूटन बताते हैं कि वो पेड़ से सेब गिरते हुए देखते हैं तो बताते हैं कि अर्थ में कुछ ऐसा है जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो बाद में इसके नाम ग्रेविटी देते हैं। जबकि कणाद ऋषि इनसे 1000 साल पहले बताते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये दो पार्टिकल या दो वस्तुओं के बीच लगता है, और इसका नाम गुरुत्वाकर्षण इसलिए कि गुरु मतलब होता है बड़ा, तो इन दोनों में जिसका मास बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो आकर्षित करता है, वो दिखता है, हमें पता चलता है कि वो आकर्षित करता है। और इनका जो गुरुत्वाकर्षण एक ही बल इंडिकेट नहीं किए, जैसा कि आज मॉडर्न फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण को बल कुछ लोग नहीं मानते, और कुछ क्राइटेरिया दिए कि कब ये गुरुत्वाकर्षण एराइज होगा, कब नहीं होगा। जैसे कि उसमें कहा गया कि अगर किसी चीज के संयोग में कोई वस्तु है उससे जुड़ी हुई है, जब तक वो कहीं जुड़ी हुई है या अटैच है, तब तक वहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव या हमें आभास नहीं होता, और जैसे ही ये हटता है वैसे वो उसका आभास होता है। कभी कभी प्रश्न आता है या कहीं प्रश्न किया भी जाता है कि न्यूटन जब सेब को नीचे गिरते हुए देखे तो गुरुत्वाकर्षण का या ग्रेविटी का कंसेप्ट दिए, लेकिन जब कुछ चीज़ें होती जो ऊपर जाती है, जैसे वेपराइजेशन करते तो वेपर ऊपर जाती है, या किसी चीज़ को बर्न करते तो गैस जो निकलती है वो ऊपर जाती है, वो नीचे क्यों नहीं आती? तो इसका जो सिद्धांत दिया जाता था, जो पहले कंसेप्ट था, इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन जो कणाद ऋषि 1000 साल पहले बताए थे उसमें वो क्राइटेरिया भी दिए थे कि कब कब क्या कंडीशन होती है। उसमें वो बताए थे कि वेग एक ऐसा फैक्टर होता है, जब तक कोई चीज़ स्पीड में रहती है वहाँ गुरुत्व का हमें आभास नहीं होता, या गुरुत्व का आकर्षण जो होता है वो नहीं लगता। तो जैसे अभी एक मॉडर्न कंसेप्ट आप देखेंगे, एक बॉल गिरा के प्रूफ करते हैं कि जब बॉल गिरना शुरू होती है तो वहाँ फोर्स नहीं लगता, मतलब ग्रेविटी नहीं लगती, फिर भी वो नीचे गिरता है। तो प्रूफ करते हैं कि टाइम स्पेस कर्व क्या नहीं होता है, न कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स होता है जिसके कारण वो अट्रैक्ट करता है। सेम चीज़ वो भी बताते हैं
कि जब तक कोई भी पार्टिकल स्पीड में होता है तब तक वो ग्रेविटी को फील नहीं करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण न अर्थ पे गिरता है। जब उसकी वेलोसिटी घटने लगती है या स्पीड घटने वेग घटने लगता है तो धीरे धीरे उस पर आकर्षण बढ़ता है, जैसे ही जीरो होता है जमीन पे गिर जाता है। और दो कंडीशन और देते हैं जिनका वो नाम अपने मतलब संस्कृत में संस्कार बोलते हैं कि वेग, दूसरा भावना। अब भावना को समझना डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट अगर करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप इमोशन समझ लेंगे, लेकिन मैं बताया था हर लैंग्वेज का एक अपनी फिलॉसफी होती है, उसके हिसाब से हमें समझना होता है। यहाँ जो भावना की बात करें वो बात है इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन मतलब कि मिनिमम कुछ मास होने चाहिए जिसके कारण दो पार्ट के बीच इंट्रैक्शन एराइज हो सके, किसी भी टाइप को उसके बीच इंट्रैक्शन एराइज हो। डिस्टेंस इतना हो कि इंट्रैक्शन एराइज हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाने से या बहुत निग्लिजिबल मास एटम जैसा मास हो जाने से उनके बीच फोर्स नहीं लगता। और एक डेफिनेट क्राइटेरिया देते हैं संस्कार का, स्थिति स्थापक, जिसका मतलब होता है कि वेक्टर क्वांटिटी में टाइम स्पेस कर्व। तो इतनी डेवलप्ड चीजें बताए थे। हाँ, अब बात करते हैं कि न्यूटन का प्लस पॉइंट क्या था। पहली चीज, कणाद के प्लस पॉइंट इतना साल पहले, ये लगभग न्यूटन की डिस्कवरी से मतलब 17वीं सदी से 1000 साल पहले ये बता दिया गया था। और केवल कणाद नहीं, भास्कराचार्य इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये बता दिया गया था, इतनी क्राइटेरिया दे दी गई थी और इनके रिलेशंस भी बता दिए गए थे कुछ। लेकिन मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो न्यूटन ने किए। अब न्यूटन का बेनिफिट क्या है कि जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उससे रिलेशंस या क्वांटिटी के वेरिएशन के कारण क्या फोर्स राइज होता है तो उसके कई एप्लीकेशन हो जाते हैं। मैथमेटिकल यूज होने से हम मैकेनिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे कई अगर हमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने हो तो हेल्प मिलता है। आप थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन करके उसके हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन या कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कर सकते हैं, जो कि पहले हमारे यहाँ नहीं था। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इन्वॉल्वेशन शुरू हुआ है ये ज़्यादातर जो पश्चिमी वैज्ञानिक थे वो इन्वॉल्व किए, जबकि मैथमेटिक्स यहाँ के स्ट्रांग था लेकिन उस इक्वेशन के फॉर्म में नहीं था। यहाँ ज़्यादातर थ्योरी और कुछ अलग सिंबल के फॉर्म में था। और ये जो सिंबल अलग किए इससे भी कभी कभी लगता है कि ये लोग बहुत नया हटके किए, ऐसा नहीं, चीजें वही थी। आगे बात करते हैं न्यूटन का जो चीज था वो इम्प्लीमेंट किए। अब चाहे वो कहीं से पढ़ के किए हो या अपने से डिस्कवरी किए, जो भी चीजें रही हो, क्योंकि इसका क्लियरेंस नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ लोग क्लेम भी किए हैं कि ये एक केरल की यूनिवर्सिटी थी, एक गुरुकुल था जिसके कंटेंट को पढ़ के वो कॉपी पेस्ट किए। हमसे उससे मतलब नहीं, वो किए क्या कि चाहे जहाँ से भी, चाहे अपने से चाहे कंटेंट पढ़ के उससे ज्ञान अर्जित किए, उस पे रिसर्च किए, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिए, जिससे काफ़ी चीज़ें हम मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स में जो बेसिक मैकेनिक्स है, फंडामेंटल मैकेनिक्स, उसमें हम सीख पाए। और प्लैनेट के बीच कई चीज़ें का कैलकुलेशन, वार्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन कर पाए और जान पाए। तो हमें इससे ये नहीं कहना है कि ये सब तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से था, ये सब कॉपी पेस्ट, ये महानता नहीं है। महानता ये है कि हमारे पूर्वज जो दिए हैं पहले उसे समझिए, जानिए, उसका इम्प्लीमेंट कीजिए, अंधों की तरह मत भागिए। जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं वो जो चीज़ें दे रहे हैं उसको भी सीखिए, साथ साथ आप अपने पढ़े। हमारे पास ऑलरेडी क्या है, आपके पीछे लोग कब आएंगे, आप आगे कब निकलोगे। दूसरे के पीछे भागने से आप कभी आगे नहीं निकलोगे। जब तक खुद अपना कुछ नया नहीं करोगे तब तक लोग आपके पीछे नहीं आएंगे, आपको ही पीछे भागना पड़ेगा। तो अगर आप विकसित होना है, सबसे आगे होना है, तो चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि उन्हीं के प्रोस्पेक्टस से, दूसरे प्रोस्पेक्टस से भी जान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साइंस में कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, 1000 से भी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई है जो ऑलरेडी शास्त्र में मेंशंस है। और ऑलरेडी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेंशंस हैं जिनके बारे में अभी कल्पना करना बहुत टफ है, इमेजिन करना बहुत टफ है। लेकिन अगर यही चीज़ें हम लोग पढ़ते या हमारे पास होती तो जैसे हम एजुकेशन थोड़ा डेवलप करते थे, इन सब चीज़ों को समझ पाते।
तो उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, और एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीज़ें जो हैं, नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपने फील्ड की पढ़िए और न्यू आइडिया कंक्लूड करिए और देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करिए। जय श्री राम।